हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया हूँ और ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको पहले आपको देखना है। उसके बाद ये तीसरा वीडियो आपको देखना है। ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं स्टार्ट किया हूँ और इसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको पहले देखिए। और दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल के, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा योगदान रह रहा है। आजकल क्रेज सा चला है एनसीईआरटी क्वेश्चन का। तो पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करना है 9th 10th का, उसके बाद ही किसी और चैप्टर को स्टार्ट करना है या किसी और बुक को स्टार्ट करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में द्विविस्थापन अभिक्रिया तक कंप्लीट करा दिया था। आज उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने आसान भाषा में मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। उपचयन अभिक्रिया, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, इसे अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ उपचयन अपचयन के बारे में पढ़ना है। उसको मैंने इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिख दिया है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है। यानी उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। यानी किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो वो उपचयन अभिक्रिया हो गया। और जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन हटता है, मतलब उससे अलग हो जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन हटता है। देखिए, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, यानी ऑपोजिट होता है। इसमें हाइड्रोजन हटता है, यानी किसी तत्व यौगिक में अगर हाइड्रोजन हटता है तो उसमें वो उपचयन अभिक्रिया होगा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जो उपचयन अभिक्रिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना है, ये क्वेश्चन कर रहा है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जो CO कॉपर है, ऊपर जो कॉपर है, यानी कॉपर को तांबा बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी कलर की, मतलब किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो काली रंग को आपको लगा देना है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड पर, कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड का काली परत चढ़ जाती है। यानी कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है कॉपर पर, यही बात बोल रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड की हरी परत पड़ जाती है। अगर तांबा पे क्या होता है, जब कॉपर पे अगर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड जब परत चढ़ेगा उसका, जो उस पे, तो वो हरा रंग का होता है। यानी कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हरे रंग का होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके चलना है। तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। तो फ्रेंड, मैंने बता दिया, कॉपर ऑक्साइड काली परत होती है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो काली रंग की परत होती है। वही बात बोल रहा है कि अगर इस पर कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड भूरे रंग की हो जाती है, काली से भूरे रंग की हो जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉपर ऑक्साइड पर, अगर कॉपर ऑक्साइड जो काली रंग की होती है उस पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो वो किस कलर में बदल जाती है, तो आपको इजीली लगा देना है, भूरे रंग की होती है। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती है और तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी उसको तापन यानी हीट दिया जाता है, तो कॉपर प्लस H2O बन जाता है। यानी कॉपर क्या करता है कि वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन इसका यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बना लेता है। अब देखिए, आपको टॉपिक क्या चल रहा है, अपचयन उपचयन। तो इस अभिक्रिया में आपको उपचयन अपचयन का पता लगाना है। देखिए, यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है और ऑक्सीजन किसके साथ जाकर जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने यहाँ बताया ना, उपचयन में क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपचयन हो गया और हाइड्रोजन हटता है तो अपचयन हो गया। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से जब ये ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन देखिए हट के छूटा, यहाँ कॉपर आ गया, तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हटा है इसलिए ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया, देखिए यहाँ पर जुड़ के जल बन गया, तो यानी
हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हो गया। वही बोला ना कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है, ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन होता है। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया तो ये अपचयन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन हो गया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी वही बात बोल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर वृद्धि हो गया, माने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी जुड़ गया यानी वृद्धि हो गया, तो उसे उपचयन कहते हैं, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हट जाता है, घट जाता है, तो वो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो ये कॉपर बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ है, यानी ह्रास हुआ है, यानी हट गया है, यानी माइनस हो गया है। यही बात बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें भी आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉपर यानी तांबे पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, कॉपर पे कॉपर हाइड्रोक्साइड की हरी परत चढ़ जाती है, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड हरे रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, और कॉपर ऑक्साइड जो काली रंग की होती है उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर या डालने पर यह ग्रे यानी भूरे या ग्रे कलर की हो जाती है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, पिछले रिएक्शन का बात कर रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। वही बात बोल रहा है यहाँ पे जो हुआ है, पिछले पेज में मैंने बताया है, यही बात बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो मतलब उसका वृद्धि हुआ है। यही बात वो बोलना चाह रहा है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो तो इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में ये दोनों चीज हो, मतलब हाइड्रोजन जुड़े भी, हाइड्रोजन हटे भी, या ऑक्सीजन जुड़े भी या हाइड्रोजन हटे भी, माने अपचयित अपचयित दोनों हो, माने उपचयन अपचयन दोनों हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सिंपली एक होगा तो उपचयन होगा, या फिर वो अपचयन होगा। ऑक्सीजन हटेगा या जुड़ेगा तो या हाइड्रोजन हटेगा या जुड़ेगा तो दोनों में से एक ही हो सकता है, उपचयन हो गया या अपचयन होगा। लेकिन दोनों क्रिया हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको और इजी से हम समझ, देखिए मैंने इजी भाषा में लिख दिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पीछे इसमें उपचयन अपचयन में एक चीज बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसका मतलब होता क्या है, जैसे किसी भी तत्व, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई तत्व हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3। आप लोग अच्छा आगे आपको पढ़ना है, अगर ये नहीं जानते होंगे, 9th क्लास में ये पढ़ना था, आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले आगे में इसका चैप्टर है उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। देखिए इसको ये 13 पाता है, एल्युमिनियम जो होता है वो 13 पर होता है, तो इसको तोड़ने पर 2 8 3 आता है। तो कोई भी तत्व 8 होना चाहता है, अगर उसके पास 1 2 3 बचता है, यानी 8 से 1 2 3 ज्यादा बचता है तो उसको वो त्याग कर देता है। अगर 6 7 8 बचता है तो वो क्या करता है कि 5 6 7 बचता है तो क्या करता है कि उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वो 8 होना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए 8 होने के लिए तो इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, ये 3 त्याग कर दिया, यानी त्याग किया तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण या उपचयन। यहाँ पे बोला ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये क्या है, इसके पास 2 8 3 में तोड़े तो 3 इसका पास एक्स्ट्रा बच गया, तो 3 का ये क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जब त्याग कर देता है तो 2 8 बच जाता है, जब 3 त्याग कर दिया तो 2 8 उसका बच गया, जो 3 है इसको त्याग कर दिया, मैंने 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको ले लो, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। अब यही ले लीजिए क्लोरीन पर। क्लोरीन क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। अब इसको तोड़ने पर 2 8 7 होता है, तो क्या होता है, 7 तो दे नहीं सकता, 8 बनने के लिए 7 देना बहुत भारी है, इससे अच्छा होगा कि 1 लेकर ये 8 ही बन जाए, तो ये आसान होगा। 7 देना ज्यादा टफ होता है, 1 लेना बहुत इजी होता है। तो यही आपको 9th क्लास में पढ़ाना था। कोई भी था तो अष्टक पूरा करना चाहते हैं, यानी 8 होना चाहता है, तो ये 2 8 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 7 से 8 होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 8 8 हो जाएगा। 2 8 तो पहले से ही है, 7 को 8 होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस होगा, जो देता है वो प्लस में होता है, जो लेता है वो माइनस में होता है। तो ये 1 लेगा जब 7 तो ये 8 हो जाएगा। तो जब लिया तो इसका मतलब क्या होगा, अवकरण या उपचयन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इसमें त्याग किया जाता है, इसमें ग्रहण किया जाता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 2 लेता है चाहे 3 लेता, लेने वाला क्या होता है, अवकरण या अपचयन, और देने वाला क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पर पहुंचते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने पढ़ लिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन
दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका एक रिएक्शन दिया है, थोड़ा धुंधला है तो मैंने पेज पर रख दिया हूँ। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, जब इसको हीट किया जाता है तो कॉपर प्लस जल देता है। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी हो जाता है, यानी हट जाता है। जब ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हुआ, उपचयन ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन या अवकरण हुआ। यानी ऑक्सीजन हटता है तो उसमें क्या होता है, अपचयन या अवकरण होता है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आगे चल के जल हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये जल हो गया, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे उपचयन है, जिसमें ऑक्सीजन हटे उसे अवकरण कहते हैं। या फिर इसका अपोजिट हो जाता है, अगर ऑक्सीजन इसमें जुड़ने वाले में ऑक्सीजन हट जाता है तो वो हो जाता है उपचयन। इसमें क्या होता है, जुड़ता है तो अवकरण या अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपोजिट होता है, उसमें जुड़ेगा तो वो हटेगा, वो जुड़ेगा तो वो हटेगा, वो हटेगा तो वो जुड़ेगा। अब एक और, अब आगे बढ़ते हैं। इसका तो मैंने लिख दिया इस पे। आप कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, दो और उदाहरण दिया है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं, तो ये थोड़े धुंधले हैं तो मैंने इसको भी कॉपी पर लिख दिया हूँ। जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या होता है कि जिंक अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये आगे पढ़ना है आपको क्यों ऐसा करता है, क्योंकि होता है ना कि रासायनिक सक्रियता के नियम में क्या होता है, जो ज्यादा सक्रिय होता है वो, जो ज्यादा सक्रिय होता है वो कम सक्रिय वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये आगे आपको पढ़ना है। तो सिंपली अभी समझते हैं कि आखिर उपचयन अपचयन के बारे में पढ़ना है और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करता है तो क्या कहता है कि जिंक तो अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी जिंक से ऑक्सीजन हट गया, यानी इसका ह्रास हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, अपचयन। यानी ऑक्सीजन जिसका हट जाता है वो अपचयन में, पता है ना ऊपर अपचयन ऑक्सीकरण में, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो ये जिंक बचा, यानी इसका अपचयन हुआ है। अब कार्बन क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। यानी किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ जाए हट जाए, यही अपचयन उपचयन यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जी एक है MN2HCl, ये भी थोड़ा धुंधला है, इसको मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ पेज पर। मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस देती है, यही बात दिया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे MnO2 क्या होता है, MnCl चल जाता है, इससे अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ गायब हो गया, यानी हट गया ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, MnO2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। MnO2 से देखिए ऑक्सीजन हट गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लिया और जल बना दिया, यानी MnO2 का अपचयन हुआ है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या किया है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर जल बना दिया, यानी इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो Cl2 का क्या हो गया, HCl में क्या हुआ कि HCl में यहाँ पर Cl अकेला पड़ गया, यानी इसमें हाइड्रोजन हट गया। मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन अगर जुड़ा या हाइड्रोजन हटा तो वो उपचयन होता है, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ही हट गया। तो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन से तो हाइड्रोजन हट गया, तो ये इसका भी उपचयन हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, या तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या हाइड्रोजन हटना चाहिए तब वो उपचयन होगा, या फिर ऑक्सीजन हटना चाहिए या हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए तो यह अपचयन हो गया। तो आप वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, हटने का मतलब क्या है, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यही बात ये बोल रहा है, अपचयन उपचयन, वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पर जो है कार्बन, इसकी बात कर रहा है, कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा Zn उपचयित होकर Zn बनता है, यानी यही बात बोल रहा है ये। तो कार्बन जो है ये, इसमें जो है कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ZnO अपचयित होकर Zn बनता है, वही बात ये बोल रहा है पहले के लिए। और दूसरा को बोल रहा है कि HCl Cl2
Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl में उपचयित। मैंने यही बोल रहा है कि जो Cl2 है, जो Cl2 उपचयित हो रहा है NCl में, यानी ये जो यहाँ पर मैंने बताया ना कि Cl2 अपचयित हो रहा है, मैंने उसका उपचयन हो रहा है NCl में, या क्योंकि NCl से क्या होता है, हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो ये उपचयन हो रहा है यानी उपचयित हो रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है MnO2 MnCl2 में उपचयित हुआ है, यानी जो MnO2 है वो MnCl2 में अपचयन हुआ है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन हट गया है, तो ये MnCl2 बन गया है, यानी MnO2 का अपचयन हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उपचयन अपचयन कुछ कोई खास चीज नहीं है, बस यही होता है कि किसी तत्व या यौगिक में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयन हो गया, या फिर हाइड्रोजन हटता है उससे तो वो तब भी वो उपचयन होगा, या इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो भी उपचयन होगा। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटता है, या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अपचयन हो गया। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? पहला संचारण के लिए आपको आते हैं। संचारण क्या करता है? आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो जंग चढ़ जाता है वो थोड़ा लाल कलर का होता है, वही बात बोल रहा है। प्रायः इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। मैंने यही बात बोला है कि कोई जब लोहा होता है आप देखते हैं उस पर जंग बैठ जाता है, मूर्छा लग जाता है। क्या होता है, नमी की वजह से उस पर मूर्छा चढ़ जाता है। मतलब संक्षारण का मतलब होता है कि कोई धातु हो गया, उसको खुली हवा में अगर छोड़ देने पर तो उसमें वो क्या होता है कि किसी से अम्ल से या फिर नमी से, जो वायु में क्या होता है थोड़ी नमी होती है, उससे अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाती है। क्या होता है कि तांबे के बर्तन पर तो क्या होता है हरे रंग का थोड़ा वो क्या होता है वो परत बैठ जाती है, और तांबे पे परत बैठ जाती है, और चांदी पर आपके देखो चांदी का जो गहना होगा उस पर काले रंग की परत बैठ जाती है। वो क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, वही संक्षारण हो गया। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुएं बहुत क्षति हो जाती हैं। पता है आपको, गेट को, जिससे लोहे का गेट हो गया, आप उसको पेंट नहीं कीजिएगा तो क्या होता है कि वो उसमें जंग बैठ जाता है और धीरे धीरे झड़ने लगता है और पतला होने लगता है। फिर वो क्या होता है उसमें होल हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा गेट बर्बाद हो जाता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, मतलब और आगे बढ़िया से उसको बताया गया। मतलब संक्षारण यही समझ लीजिए कि किसी चीज को मतलब खुले वायुमंडल में छोड़ देने पर वो जल से या फिर आर्द्रता से, अम्ल से अभिक्रिया कर देता है, तो उसमें थोड़ा जंग बैठ जाता है। या किसी वो धातु के विभिन्न प्रकार के धातु पर विभिन्न कलर की वो जंग बैठती है, मतलब परत बैठ जाती है, जो विभिन्न कलर की होती है। तांबे पर हरे रंग की बैठती है, चांदी पर काले रंग की बैठती है, और लोहे पे जो बैठती है वो थोड़ा भूरे रंग की, लाल रंग की, थोड़ा भूरे टाइप की होती है। और लोहे के जंग की सूत्र ये होता है, ये भी आपको याद रखना है कि लोहे पर जब जंग बैठता है, एनसीईआरटी में जब जिक्र कर दिया है लोहे के जंग का, तो इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। Fe2O3 XH2O। X जल का अणु है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आपको मेनली यही चीज याद करना है, Fe2O3 XH2O, इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब आता है विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो खाने वाली चीज है उसको अधिक समय पर आप वायुमंडल में खुला रख देते हैं तो उपचयित हो जा रहा है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है, तो खाना का स्वाद बदल जाता है, तो बदबू देने लगता है। तो वही चीज विकृत गंधिता मतलब यही होता है कि वो खाने में बदबू आने लगती है, और उसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगता है, और उससे स्वाद भी अजीब से आने लगता है, माने खाना खराब ही हो जाता है। तो ये किसके कारण है, तो उपचयित हो जाता है खाना। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंदी हो जाते हैं तथा स्वाद
तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी खाना को अब रोकने के लिए उसमें कुछ गैस भरे जाते हैं, उसे प्रति अभिकारक कहते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तन मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक, आप फ्रिज में देखे होंगे प्लास्टिक के बर्तन रखा जाता है, उसमें क्या होता है कि खाना वाना को पैक करके रख दिया जाता है कि ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल्दी ना कर पाए, वो थोड़ा आराम से करे, मतलब धीरे से करे, ज्यादा ना कर पाए। ज्यादा गर्म करेगा तो खराब हो जाता है, मतलब थोड़ा कम कर दिया जाता है उसका। ये मतलब नहीं कि उसको डिब्बा में रख दिया तो आप उसको हमेशा 10 दिन 15 दिन सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन है कि मतलब नॉर्मल अगर किसी खाना को रख देंगे तो उससे कुछ ज्यादा उसमें थोड़ा बचाव हो जाता है। अगर प्लास्टिक में अगर रखते हैं तो आप देखते हैं फ्रिज में प्लास्टिक की ही डिब्बा देता है। आप फ्रिज आपके पास होगा तो आप उसमें देखे होंगे वो प्लास्टिक का ही डिब्बा देता है, बॉक्स देता है, उसमें आप सब्जी भी कुछ रख सकते हैं कि जल्दी खराब ना हो। वही बोल रहे हैं, तो मैंने खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है, मतलब खराब होने में थोड़ी टाइम लग जाता है ज्यादा। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय युक्त गैस भर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। क्योंकि खाना खराब कब होता है, वायु से अभिक्रिया होता है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खाना उपचयित हो जाता है और जिससे वो बदबू देने लगता है। तो चिप्स भी, अगर चिप्स होता है, चिप्स तो आप जानते ही हैं कितने दिनों तक, महीनों दिन तक रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कंपनी से लेके जो खरीदता है उपभोक्ता के पास पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगता है, तब तक तो वो खराब हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसके पैकेट में ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए और खाना ज्यादा दिन तक, वो जो चिप्स है चाहे जो भी खाद्य सामग्री है वो ज्यादा दिन तक टिका रह सके। वही बात बोल रहा है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, यही बातें बोल रहा है। चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये थोड़ा धुंधला टाइप है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो मैंने यहाँ इसका रिएक्शन कर लिख दिया हूँ। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें लोहा डुबाया जाता है। विलयन को क्या से इंडिकेट करता है, पहले वीडियो में मैंने बता दिया। विलयन को AQ से इंडिकेट करते हैं, और सॉलिड होगा तो S, लिक्विड होगा तो L से इंडिकेट करते हैं, गैस होगा तो G से इंडिकेट करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे को डुबाया जाता है, यही बात बोल रहा है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है ये आपको याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू होता है, लेकिन जब लोहे को इसमें डुबाया जाता है तो कॉपर फेरिक सल्फेट यानी FeSO4 बनाता है जो हरे रंग का होता है, और कॉपर अलग तत्व बन जाता है, मतलब निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है कि ऐसा विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होता है कि जो लोहा है वो कॉपर को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्योंकि सक्रियता में ये क्या होता है कि लोहा कॉपर से ज्यादा सक्रिय तत्व है, इसलिए उसको विलयन से विस्थापित कर देता है। तो पहले ब्लू कलर का कॉपर की वजह से कॉपर सल्फेट का विलयन ब्लू रंग का होता है, लेकिन कॉपर को जब विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसका रंग हरे रंग का हो जाता है। ये याद रखना है, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का रंग हरे रंग का होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, खुद उसका स्थान हड़प लेता है। ये आगे आपको पढ़ना है। क्या होता है, जो ज्यादा सक्रिय अभिक्रियाशील तत्व है, जो सक्रियता में सबसे ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में, वो क्या होता है अपने से कमजोर जो यौगिक तत्व होता है उसको यौगिक से हटा देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए उसको हटा के खुद उसका स्थान जगह ग्रहण कर लिया, उसको अलग कर दिया, तो यही इसलिए यही होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्रियाकलाप 1.10 में विभिन्न द्विवस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 1.101 में आपको पिछली कक्षा में मैंने बता दिया हूँ, पिछले क्लास में बता दिया हूँ, द्विवस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी दे दिया हूँ। ये बोला है एक उसका उदाहरण दीजिए। तो द्विस्थापन अभिक्रिया का मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया हूँ, NaCl AgNO3। क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का उत्पाद बनाती है। तो यह क्या होता है कि सोडियम क्या इनको आयनों का द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। इन लोग का आयनों का आदान प्रदान हुआ तो सोडियम NO3 के साथ चला गया और NO3 बना दिया, NaNO3 बना दिया, और Cl Ag के साथ चला गया, इसके साथ ये अभिक्रिया कर लिया तो AgCl हो गया। तो दो विस्थापन हुआ, एक ये इसमें चला गया
और ये इसमें आ गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें आ गया, मतलब दो दो विस्थापन है, दोनों का विस्थापन हुआ, तो इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसका ये जो उदाहरण है ये बहुत VVI है, ये बहुत रेलवे में क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और क्या बनाता है, तो सोडियम नाइट्रेट बनाता है, या इसको दे देगा, ये पूछ लेगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इस अभिक्रिया में NaCl आयन AgNO3 आयन के साथ स्थान बदल लेते हैं। जो NaCl है वो AgNO3 के आयनों के साथ स्थान बदल लेते हैं, मान इन लोगों का आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे AgCl अवक्षेप बनता है। जो AgCl क्या होता है, ये अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है, जो घुलता नहीं है, जो ऊपर आ जाता है, उसको अवक्षेप बोलते हैं। किसी विलयन में जो अवक्षेप क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आ जाता है वही अवक्षेप होता है। जो विलयन में घुले नहीं वो ऊपर आ जाता है, तो अवक्षेप बन जाता है और NaNO3 बनाता है। तो ये हम हमेशा आपको याद रखना है। तीसरा समीकरण कर रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित या अपचयित पदार्थों का चयन कीजिए, मतलब पहचानिए, उपचयन अपचयन पहचानना है आपको। इन रिएक्शन को सोडियम ऑक्सीजन दिया है, इनको मैंने साफ साफ पेज पर लिख दिया। पहला रिएक्शन है सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2NO2 बनाता है, मतलब ये जो 2 आपको रखना है, समीकरण को हमेशा संतुलित करके चलना है। मैंने संतुलित कर दिया हूं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, माने उपचयन हो रहा है उसका। लेकिन ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में ही चला जा रहा है, इसमें क्या होगा, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यानी इसमें से ऑक्सीजन 1 हटा है, तो हटता है तो क्या होता है, उपचयित हो रहा है, यानी O2 क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है तो ये अपचयन हो रहा है या अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयित हो रहा है। यहाँ पर हट गया, देखिए एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, तो इसमें से एक ऑक्सीजन हटा है तभी तो एक ऑक्सीजन हुआ है, यानी यह अपचयित हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया इसके यौगिक में, तो सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है या अवकरण हो रहा है या उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यही चीज बात है। अब दूसरा बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर तथा जल देता है। अब यहाँ पर भी देखिए कॉपर ऑक्साइड था लेकिन हाइड्रोजन इसका स्थान ले लिया तो कॉपर अकेला पड़ गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन हट गया है, इसके यौगिक से ऑक्सीजन हट गया है, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन अकेले था लेकिन ऑक्सीजन से यहाँ पर अभिक्रिया करके जल बना दिया, यानी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब क्या रहा है, H2 उपचयित हो रहा है, यानी जुड़ गया यानी उपचयित हो रहा है। यही बातें बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ये पूरा जो चैप्टर है उसका यहाँ पर थोड़ा सार दिया गया है, मतलब उसका पूरा निचोड़ दिया गया है, उसको भी एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। वही जो चीजें मैंने पढ़ा दिया हूँ वही चीजें लिखा है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद तथा परिकात्मक रूप में उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। मैंने ये कहने का मतलब एक पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या होता है, पूरा समीकरण लिख दीजिए, उसको संतुलित भी कर दीजिए, वो भी उसको ये भी दर्शा दिए कौन सॉलिड में है, कौन लिक्विड में है, कौन गैस में है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि दोनों समीकरण को पहले रासायनिक सूत्र में लिख लीजिए, फिर उसको संतुलित कर दीजिए, फिर उसको क्या कहते हैं कि उसका सॉलिड लिक्विड गैस जो भी रूप में है उसको दर्शा दीजिए, तब ये एक पूर्ण रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसे समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। मैंने समीकरण का संतुलित इसलिए किया जाता है कि जो अभिकारक का जितना परमाणु है, उत्पाद का जितना परमाणु है, दोनों बराबर हो, मतलब इधर भी परमाणु बराबर हो उसका, जैसे मैग्नीशियम इधर 2 है तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होगा। जैसे देखिए मैंने सब बता दिया हूँ, जैसे यहाँ पर यही देख लीजिए, सोडियम जो है, सोडियम क्या है, ये 4 थोड़ी था पहले, लेकिन सोडियम था, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर NO2 बनाया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का परमाणु बराबर होना चाहिए। अभिकारक हो गया दोनों, इधर उत्पाद हो गया, तो अभिकारक उत्पाद का परमाणु बराबर होना चाहिए। अब ये तो समीकरण हो गया, लेकिन जब देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसको अपने से 2 लिखा जाता है ताकि इसको संतुलित किया जाता है। जैसे अब सोडियम क्या है कि 2 सोडियम, अब 2 रखेंगे तो सोडियम यहाँ 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर छोटा सोडियम था इसलिए यहाँ पर 4 भी लगाना पड़ रहा है, यानी 4 लगा के इसको संतुलित किया जाता है, यानी समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है।
तो वही बात है, दोनों और परमाणु की संख्या या द्रव्यमान बराबर होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए इसको संतुलित करने किया जाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया हूँ। जो एक पदार्थ होता है वो एक दो क्या होता है कि अभिकारक होता है। जो एक से एक दो तीन कितना भी अभिकारक हो वो मिलकर एक उत्पाद अगर बनाए, यानी एक अभिकारक हो, दो अभिकारक हो, तीन अभिकारक हो, या दो अभिकारक हो, या पांच छह अभिकारक हो, सभी मिलकर एक उत्पाद बनाए तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन का अपोजिट होता है, उसका विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया को एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि अभिकारक एक दो तीन चार मिलकर एक उत्पाद बनाता था, लेकिन वियोजन में क्या होता है कि एक ही पदार्थ होगा, वो टूट के अलग अलग उत्पाद बनाएगा। माने एक अभिकारक होगा टूट टूट के अलग अलग उत्पाद बनाएगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया होता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी भी मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊष्मा का उत्पादन होता है, उत्सर्जन होता है, या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी पहले वीडियो में मैंने बता दिया। मैंने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उसको ऊष्मा की जरूरत हो रही है, अभिक्रिया करने में अगर ऊष्मा की जरूरत हो रही है, जैसे ऊष्मा क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, या फिर उसको हीट देना पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा ले रहा है, यानी वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है वहां पे, इसलिए उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात बोला, जब किसी तत्व को क्या, ये भी मैंने बता दिया पहले, क्या होता है कोई तत्व क्या होता है कि जो उससे कमजोर होता है, जो मजबूत तत्व होता है, वो कमजोर तत्व को अपने उसके यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थानांतरण कर लेता है। तो अगर एक कर दी एक कर रहा है तो वो विस्थापित अभिक्रिया हो गया, दो कर दिया तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में आदान प्रदान कर लेता है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो परमाणु तो बदल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिखा रखा, देखिए यहाँ पर दो विस्थापन हुआ है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी, मैंने दो लोग बदले हैं, तो इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो ये भी एक विस्थापन है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो मजबूत होता है उसको कमजोर को हटाकर उसका स्थान बदल लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है उसमें अविलय लवण प्राप्त होता है, जो पानी में न घुलता हो, आपको याद रखना है। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। वही बात बोला हूँ, जो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या योग होता है, मतलब हटता है या जुड़ता है। ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। आगे मैंने इस वीडियो में ही आपको बता दिया हूँ। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना योग उसका अपचयन कहलाता है। मैं बता ही दिया हूँ, आगे पीछे वही बात बोल रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है, दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऑक्सीजन हटे हाइड्रोजन जुड़े तो उपचयन, और ऑक्सीजन हटे जुड़े और हाइड्रोजन हटे तो अपचयन। अब थोड़ा ये अभ्यास कर लेते हैं, ये चैप्टर एंड होने वाला है। चैप्टर एंड होने से पहले उसका अभ्यास कर लेते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, माने झूठा बताना है। PbO(C) माने लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके लेड प्लस CO2 गैस बनाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यही समीकरण है। यहाँ पर देखते हैं कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है, यानी लेड का अपचयन हुआ है। यहाँ पर हट गया ऑक्सीजन तो अपचयन हो गया। और कार्बन के साथ देखते हैं कि आप ऑक्सीजन जुड़ गया है CO2, यानी कार्बन का उपचयन हुआ है। अब देख लेते हैं, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है? नहीं, शीशा नहीं। शीशा मतलब लेड को ही शीशा बोलते हैं, तो शीशा नहीं। लेड ऑक्साइड यानी PbO लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये तो गलत है, यानी ये असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं, कार्बन ना उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उपचयित हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, तभी तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इधर आता तब ना, ये इधर जुड़ता तो होता। कार्बन में जुड़ा है ऑक्सीजन, यानी कार्बन का उपचयित हो रहा है, यानी ये भी झूठा है। कार्बन अपचयित हो रहा है, हाँ कार्बन अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। यानी A B असत्य चुनना था ना, तो A B
असत्य है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस Al प्लस Al2O3 प्लस Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यहाँ पर तो दो उत्पाद बन रहा है, ये नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दोनों आपस में स्थान बदल ले रहे हैं। देखिए Fe तो यहाँ पर Fe है, वो स्थान बदल रहा है, लेकिन Al तो स्थान नहीं बदल रहा है, मतलब दो नहीं, एक दो ही बदल रहा है, मैंने यहाँ पे एक ही स्थान बदल रहा है, दो तो स्थान नहीं बदल रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहता है, क्यों होता है? जब तक यहाँ पर दो तत्व है तो यहाँ भी दो तत्व होता है। अब जो दो, यहाँ भी दो तत्व, यहाँ भी दो तत्व होता है, इन दोनों में से आपस में सब लोग अपन स्थान बदल लेते हैं, तब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर तो दो है, लेकिन यहाँ एक ही है। यहाँ पर भी दो होता है, तब नहीं, ये दोनों स्थान ग्रहण करके दोनों अपना ये एक इसमें से ले लेता है, एक इसमें से ले लेता है, यानी अपना अलग अलग पेयर बना के अलग अलग तत्व बनाते हैं, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक उत्पाद टूटकर बहुत सारे, एक अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पर तो दो है उत्पाद, अभिकारक तो एक है नहीं, यहाँ पर दो है, तो वियोजन भी नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो मजबूत होता है वो कमजोर को उसके जगह से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए एल जो है Fe2 को उसको जगह से हटा दिया, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया, Fe को अलग फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तनु लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो जो लौह चूर्ण है, जो लौह चूर्ण है उस पर तनु HCl मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो तनु हो जाता है, जिसमें पानी की मात्रा कम हो वो सांद्र हो जाता है, मतलब गाढ़ा पतला, यही बात है। जैसे पदार्थ कम हो पानी ज्यादा हो तो वो तनु हो गया, और पदार्थ ज्यादा हो पानी कम हो यानी गाढ़ा हो तो सांद्र हो गया। इसमें पानी ज्यादा हो और पदार्थ कम हो यानी पतला हो, ये तनु हो गया। मैंने तनु मीन्स पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा, तो वही बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लोहा का चूर्ण हो गया, लोहा, उस पर तनु HCl डाल दिया तो क्या हो गया, Fe2 आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि लोहा जो है हाइड्रोजन को उसको जगह से हटा देता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको अलग भेज देता है, तो क्या होता है, आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देखे तो पहला नंबर ही होगा, हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनाता है। चलिए 4 नंबर पर कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? 4 नंबर पर रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है? ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, फिर बता दे रहा हूँ। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोनों तत्वों के परमाणु दोनों साइड के, माने इधर का भी, ये इधर का, दोनों, ये इधर का और इधर का, दोनों का अगर परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु होना चाहिए, लोहा का इधर 3 परमाणु है तो इधर भी 3 परमाणु होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होती है तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों बराबर ना होते ये असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे क्या होगा कि Fe प्लस H2O, ये तो सूत्र होता है, Fe3O4 H2 बोलता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 है, ये नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ता है, तब इसको संतुलित होगा, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु संरक्षण क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ का द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, 3 बनाने के लिए क्या कहते हैं, आगे इसका 3 लगा देते हैं, तो ये 3Fe हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3 लगा दिए, यहाँ पर O4 है, यहाँ पर O तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 4 लगा दिया जाता है, O4 हो जाता है, वही बात बोल रहा है, वो 4 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हाइड्रोजन 8 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 ही है, तो फिर यहाँ पर 4 लगा दिया जाता है, हो गया, सब बराबर हो गया। देखिए Fe3 इधर भी थे, 3 इधर है, Fe वो इधर 4 तो इधर भी वो 4, इधर हाइड्रोजन 8 इधर भी हाइड्रोजन 8, इसी को कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब वही बोल रहा है कि समीकरण संतुलित करेगा तभी तो जानेंगे कि इधर क्या है, इधर उनकी मात्रा क्या है, इधर उतनी मात्रा क्या है, इधर 5 kg है तो उधर भी 5 kg है,
इधर परमाणु की ऑक्सीजन की 4 है तो उधर भी परमाणु की संख्या 4 होनी चाहिए। तो यही बोल रहा है ये, मैंने पिछली कक्षा में बता दिया हूं मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अब हाइड्रोजन है N2, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तब देखते हैं कि यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्या होता है NH3 का अमोनिया का सूत्र ये होता है। तो इधर देखते हैं कि नाइट्रोजन तो इधर 2 है, तो इसको भी 2 कर दिया जाता है। 2 लगा के इधर नाइट्रोजन 2 कर दिया जाता है। जब 2 लगा देता है हाइड्रोजन 6 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 लगा के इसको 6 कर दिया जाता है। यही संतुलित करने के लिए बोल रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इधर वायु सभी किया, वायु में ऑक्सीजन होते हैं यानी ऑक्सीजन, इसको हीट दिया जाता है तो जल तथा SO2 बनाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी अल्युमिनियम सल्फेट का ये सूत्र हो गया, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पर देखते हैं सब इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पर SO4 3 नहीं है, यहाँ पर तो एक ही है, बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, ये तो सही है। एल्युमिनियम यहाँ 1 है, ये भी एल्युमिनियम 1 है, ये भी सही है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, इसको संतुलित करना जरूरी है। पहले बड़े वाले को किया जाता है, आपको ही पता है, मैंने पिछली कक्षा में बता दिया, जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले संतुलित किया जाता है। AlSO4 3, अदर AlSO4 है, मतलब 3 नहीं है, होल्ड पॉइसन इसका एक ही है, होल्ड पॉइसन नहीं लिखा जाता है, एक ही है। तो इसको 3 करना है तो पहले इसको 3 से गुना करेंगे, आगे इसको 3 लगा देंगे, तो ये 3 हो गया SO4, इधर भी ये 3 हो गया, चलो ये इक्वल है। लेकिन बेरियम 3 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको भी 3 कर देंगे तो बेरियम 3 हो गया। अब बेरियम 3 होने से क्लोरीन 6 हो गया, 3 इधर 2 इधर गुना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये क्लोरीन तो पहले 3 था ही, पहले से 2 लगा दिया और हो गया 6। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। तो सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, Al2 यहाँ पर होता ही, इसका फार्मूला होता है ये Al2SO4 3, तो 2 हो गया, ये सब बराबर हो गया। यहाँ पर छूट गया था, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला ही होता है Al2SO4 का होल ट्रांस, तो ये 2 छूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम जो धातु है, हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल देती है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर OH यानी हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया, तो इसको ये 3 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 1 है, ये तो सही है। इधर हाइड्रोजन 2 था, लेकिन इधर 2 और 1 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर 2, यहाँ इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4, ये तो इक्वल हो गया। फिर ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी बराबर हो गया। यहाँ पर पोटेशियम 2 है, तो यहाँ भी 2 पहले से लगा दिया हूँ, तो ये भी बराबर हो गया। हमने सबको बराबर करना है। हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, देखिए संतुलित करना है। जो सबसे बड़े अणु हैं पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, 3 है, ऑक्सीजन पहले देखते हैं। तो ऑक्सीजन 3 और 2 इधर ट्वाइस, मैंने 6 ऑक्सीजन इधर, 6 इधर, 1 7 ऑक्सीजन इधर है, और इधर 2 और 3 5, यानी 5 ऑक्सीजन है, इसको बराबर करना है। तो इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, तो इसको पहले इसको बराबर करना है। यहाँ पर देखिए पहले इसको क्या करते हैं कि इधर 7 था, इधर 5 था, इधर गया, इधर हाँ, इधर क्या था, इधर 5 था, इधर 7 था, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 2 5, 5 2 7, ये ऑक्सीजन 7 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 7 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 7 हो गया। जब ऑक्सीजन 7 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, 2 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन। इधर 2 ही हाइड्रोजन था तो 2 से गुना कर दिए तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब कैल्शियम यहाँ 1 है, ये तो कैल्शियम 1 है, ये तो सही है। NO3 N1 है, इधर भी N1 है, नहीं N यहाँ पर 2 है तो 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 हो गया, तो इक्वेशन संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 H2O, यहाँ पर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है। जब ऑक्सीजन 4 1 5 है,
ये भी 4 1 5 है, 4 1 5, 5 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 1 5, 5 ऑक्सीजन इधर। मैंने दोनों ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो 2 ही है, इसको बराबर करना है। तो 2 इसको करने के लिए क्या पकड़ेंगे, यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये हो गया, और ये हाइड्रोजन 2 इधर और 1 3, तो 2 से इसको भी गुना कर देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। ऑक्सीजन भी आपका हो गया कितना, 4 और 1 5 था, तो ये 2 से गुना करते 5 2 7, इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 से गुना करते हैं तो 4 और 2 6, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है। चलिए ये भी इक्वेशन संतुलित हो गया। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। चलिए ठीक है। सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ये भी सही है। क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, ये भी चलिए सही है। Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है। चलिए ये तो समीकरण संतुलित ही है। अब BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 PM सल्फर, फिर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को पहले चेक करेंगे। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन है। चलिए ये तो सही है। क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, ये असंतुलित है। तो चलिए संतुलित करते हैं। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 था, तो 2 से गुना कर दिए, ये 2 क्लोरीन हो गया। अब 2Cl2 हो गया। फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। और बेरियम 1 है, तो ये भी बेरियम 1 है। S 1 है, सल्फर है, ये भी 1 है। ऑक्सीजन 4 था, इधर भी ऑक्सीजन 4 था, ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जल H2O। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अणु है, ऑक्सीजन का चेक करते हैं। 2 3 इधर है, 3 1 4 ऑक्सीजन इधर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ये तो संतुलित है। अब आते हैं हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी संतुलित है। अब आते हैं कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन तो हो गया, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, यानी ये समीकरण संतुलित है। चलिए दूसरे पे आते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, फिर Ag सिल्वर Ag और जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल ट्वाइस। इसको इधर इधर पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6, इधर ऑक्सीजन 3 है, इसको संतुलित करना है। तो 6 इधर है, तो 6 इसको करने के लिए 2 से गुना कर दिए, ये 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो नाइट्रोजन 2 आगे लगा दिए, तो ये भी नाइट्रोजन 2 हो गया। यहाँ पर सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे ताकि सिल्वर भी 2 हो जाए, 2 हो गया। अब जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, संतुलित है। अब आते हैं तीसरा, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो 3 बनाने के लिए तो 3 नहीं बन सकता, या 3 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 6 हो गया। तो क्लोरीन 6 हो गया, इधर भी क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम 2 हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 1 है, इसको 2 एल्युमिनियम कर देंगे। क्लोरीन 2 हो गया, इधर 3, 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन इधर भी हो गया। कॉपर 3 हो गया, तो 3 लगा देंगे, ये भी कॉपर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, सही है। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 था, तो 2 लगा दिए, तो 2 क्लोरीन हो गया। 2 लगाने से पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम यहाँ 2 था ही, ये भी संतुलित हो गया। बेरियम 1 है, तो बेरियम 1 यहाँ भी है, सल्फर 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है, ये भी संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड
प्लस बेरियम आयोडाइड अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं। यानी बेरियम आयोडाइड पोटेशियम ब्रोमाइड इधर इधर ये इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिकारक को भी इधर उधर लिख सकते हैं, उत्पाद को भी इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो बेरियम आयोडाइड पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ये क्या हो गया कि इधर भी देखिए 2 है, इधर भी 2 है, दोनों अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, आयनों का आदान प्रदान करके अपना अपना पेयर बना लिया। तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि बेरियम इसके साथ चला गया और आई के साथ चला गया। देखिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिंक कार्बोनेट देखिए जिंक कार्बोनेट जो है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो क्या होता है कि एक यौगिक एक अभिकारक टूट के बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, एक टूट के 2-3 बना दिया तो अभी वियोजन अभिक्रिया हो गया। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्या हुआ, इसको यहाँ से हटा कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। देखिए इसको अलग फेंक दिया, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया है ये। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मजबूत तत्व कमजोर तत्व को हटा देता है, यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसको कम क्रियाशील तत्व को उसको हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये कहता है विस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैंने पहले बता दिया हूँ, आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया हूँ। और जो ऊष्मा लेता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, जो ऊष्मा देता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे क्यों कहते हैं आपको पता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जिसका जिक्र किया हुआ है, चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो हम लोग खाते हैं हमारे शरीर में, उसको खाने के बाद जैसे कुछ हो गया, आलू प्याज ब्रेड कुछ भी हो गया, इसको खाते तो हम ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज से हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी उसमें छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो ऊर्जा देता है। जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, इसलिए खाना खा के क्या होता है, कोशिका मिलता है। कोशिका में श्वसन होता है, और श्वसन होता है तो श्वसन उसमें छेपी अभिक्रिया हो गया। वही बात ये बोल रहा है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ये पिछली कक्षा में मैंने बढ़िया से बता दिया हूँ। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक अभिकारक टूट के बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या करता है, बहुत सारे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी पिछले वाला जो रिएक्शन है, जो बहुत सारे रिएक्शन दिए गए, जैसे आपको ये वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है, माने जिसमें ऊष्मा भी हो, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश सब हो। तो देखिए CO3 को ऊष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2 होगा। यानी इसमें भी ये क्या होता है कि ऊष्मा लेता है। फिर AgCl के में प्रकाश देंगे तो Ag प्लस Cl2 बनता है। अब जल में विद्युत करंट देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। यानी एक अभिकारक टूट के बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं। देखिए यहाँ भी अभिकारक एक है, यहाँ भी अभिकारक है, यहाँ भी अभिकारक है, ये टूट के अलग बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं। यानी इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब CaCO3 को ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगा, यानी 2 बनेगा। एक ही अभिकारक से 2 बन गया। यहाँ भी सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश डालेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब जल में विद्युत देंगे, करंट देंगे तो हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। ये तीनों एक एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखे। विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया हूँ। विस्थापन अभिक्रिया जो क्या होता है कि जो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई तत्व उसके यौगिक से हटा देता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी जो मजबूत होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है,
वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटाकर उसको खुद स्थान ग्रहण कर लेता है और उसको हटा देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, और ये क्या होता है कि एक यौगिक के जो दोनों तत्व हैं दूसरे यौगिक के दोनों तत्वों से अपन अपना पेयर बना के अपना अलग अलग पेयर करके अलग अलग उत्पाद बना देते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। इनका समीकरण लिखे, समीकरण आपका पीछे बुक में बहुत सारा है, मैं आपको दे भी दिया हूँ, एग्जाम्पल में दे दिया हूँ। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया को लिखिए। क्या आता है, सिल्वर जो नाइट्रेट है, सिल्वर शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विलयन प्राप्त कर कॉपर धातु को विस्थापित किया जाए। सिल्वर नाइट्रेट में जब कॉपर धातु क्या होता है कि जब इसको रिएक्शन कराया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर से, तो क्या होता है कि कॉपर अधिक क्रियाशील होता है सिल्वर से। तो क्या होता है कि सिल्वर कॉपर उसको विलयन से उसको हटा के उसको यौगिक से खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और सिल्वर यहाँ अकेले पड़ जाता है, मतलब इसको हटा देता है, खुद उसका यौगिक में ये घुस जाता है, उसको अलग कर देता है। तो यहाँ से सिल्वर उत्पाद हो जाता है, यानी सिल्वर शुद्ध सिल्वर यहाँ से प्राप्त हो जाता है और आदमी वहां से निकाल लेता है। सिल्वर का उत्पादन ऐसे ही होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, जो जल में अविलय माने जो जल में घुलता ना हो, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो पदार्थ पानी में ना मिले माने जो विलयन में ना घुले उसे अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसमें क्या होता है कि बेरियम सल्फेट है, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम्पल ये हो गया, और अवक्षेपण वही आप समझ गए, जिस विलयन में वो घुलता नहीं हो उसे अवक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों का व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ये उपचयन अपचयन के बारे में कह रहा है। अब तो हजारों उदाहरण आपको दिखा दिया हूँ, पिछले बहुत सारे हजारों उदाहरण है। मैंने जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन जुड़ जाए यानी उसका योग हो तो उसे उपचयन कहते हैं, या हाइड्रोजन हट जाए तो उसे उपचयन कहते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे अपचयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस X तत्व को एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो क्या होता है, जो कॉपर होता है ये भूरे रंग का होता है। तो जो X कॉपर जो जब हवा से अभिक्रिया करता है, हवा में क्या होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी ये यौगिक काला होता है। ये शुरू में ये भूरा होता है, भूरे रंग का X चमत्कार तत्व X कौन है, X कौन सा तत्व है, तो ये कॉपर तत्व है। ये पूछेगा कि भूरे रंग के X तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला रंग होता है। मैंने शुरू में भूरा रंग का था, बाद में वो काला रंग का हो गया। वो X तत्व कौन सा था, वो X तत्व कॉपर है, और हवा से अभिक्रिया करता है। तो हवा मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये काले रंग का होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये X तत्व कौन सा है, कॉपर है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं, आपको सिंपल पता है। लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट किया था ताकि उसे संक्षारण से बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके। क्योंकि जंग से लगता है उसको, तो उस लोहे के पदार्थ को वो क्षतिग्रस्त कर देता है और डैमेज कर देता है, फिर नष्ट कर देता है, इसलिए पेंट करके उसको बचाया जाता है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अपचयित हो जा रहा है, कि अपचयित हो जाता है। जो तेल से बना जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपचयित हो जाता है और वो बदबू देने लगता है, उसका स्वाद में अंतर आ जाता है, इसलिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि कुछ दिनों तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दिए। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण उसे कहते हैं जिसे आपको चांदी का आपका क्या बोलते हैं गहना हो, उसमें काले रंग का परत चढ़ जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। हरे रंग का बर्तन होता है, उसमें तांबे का जो बर्तन होता है उसमें हरे रंग का एक परत लेयर बैठ जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। और लोहा पर जंग बैठ जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। लेकिन विकृतिगंधिता किसे कहते हैं, जैसे खाना बदबू देने लगा, खाना खराब होने लगा, उसका रंग बदल गया, स्वाद में परिवर्तन होने लगा, तो उसे विकृत गंधा कहते हैं। यही चीज है। और यहाँ से एक पार्ट आपका खत्म होता है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, इसको छोड़िए। आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको अम्ल, क्षार एवं लवण स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमेशा बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन रह रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगा तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।